नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तंवर उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभातम सभी को। और हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान विषय की पाठशाला। और यह विज्ञान विषय आपको एक वैज्ञानिक सोच देगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली है। जैसा कि आप सभी एक नए युग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आपके कदम बढ़ना शुरू हो गए। आने वाले समय में आप सभी एक नया इतिहास रचेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, विज्ञान पढ़ाने वाला हूं मैं और विज्ञान विषय की हम बात करेंगे जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देगी। बिल्कुल ठीक। तो विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारी शुरुआत जो होगी, हमारा पहला अध्याय, और वह हमारा पहला अध्याय क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है वो आपका अध्याय है। क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं, कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शुरुआत के साथ कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं यहां पर कहना चाहूंगा, राह संघर्ष की चलता है, राह संघर्ष की चलता है, वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों। तो यहां पर आपको जंग जीतनी है। जैसा कि जंग का आगाज हो चुका है और आप सभी उस जंग में कूद पड़े हैं, परंतु याद रहे, यह जो जंग होगी वो ज्ञान के साथ, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के साथ इस युद्ध को हमें लड़ना है और इस युद्ध में विजय पताका पहनानी है। बिल्कुल ठीक दोस्तों। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया को हम शुरू करने वाले हैं। अब तो रासायनिक अभिक्रिया शुरू करें उससे पहले कुछ एग्जांपल्स जो आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देगी कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो। बिल्कुल ठीक। जैसा कि उदाहरण के लिए हमारे पास ये एक प्रकार का फल है, तो यहां पर हमने फल को काटा साथियों, फल को काटने का कार्य कर लिया, चाकू से फल को काटा। इसका मतलब है फल को काटने पर, फल को काटने पर फल का आकार बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैंने सेब को काटा, तो सेब को काटने पर, सेब को काटने पर उसका जो आकार है वो बदल गया। उसी प्रकार ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे पिघल कर जो है वो छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े में, पर याद रहेगा तो वो बर्फ ही ना, कोई और पदार्थ तो नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया कि बर्फ का पिघलना और पिघल कर छोटे टुकड़े में, इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से इसका आकार में बदलाव आ रहा है, आकार में परिवर्तन आ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर ये लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा है और मैं उसको काट रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि लकड़ी के गट्ठे को जब काटा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आप ये कह सकते हो यहां पर भी आकार में बदलाव हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर केवल और केवल आकार में बदलाव होता है, और जब आकार में बदलाव होता है इसका मतलब यह हो गया कि हम उसे क्या कहने वाले हैं उसको थोड़ी देर के लिए सीक्रेट रखते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देने वाला हूं दोस्तों, फटाफट से जुड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिए कि हमारी विज्ञान की पाठशाला शुरू हो गई है। तो फटाफट जोड़ने का काम करें और हम पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर जो है हमने कहा कि ये अलग अलग प्रकार के कागज, लकड़ियां, इनको जलाया जा रहा है। तो जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, जैसे आप किसी भी लकड़ी को जला रहे हैं, कागज को जलाते हैं, तो लकड़ी व कागज को जलाने पर उसके मूल गुण सारे बदल जाते हैं, उसके गुणों में बदलाव आ जाता है। जब किसी चीज को आप जला रहे हैं तो जलाने पर उसके मूल गुणों में बदलाव आता है। तो मूल गुण में बदलाव आ गए, अर्थात पूरा ही बदलाव आ गया, पूरा बदलाव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नया पदार्थ यहां पर बनने जा रहा है। ये नया पदार्थ बनेगा, जलने के बाद क्या होता है वो आप सभी को पता है।
उसी प्रकार ये मोमबत्ती जो है वो जल रही है। मोमबत्ती का जलना अंधकार को दूर करके उजाले की ओर ले जाने वाली यही मोमबत्ती जो है वो अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का कार्य करती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती भी जल रही है तो बत्ती का जलना, धीरे धीरे बत्ती की साइज कम हो गई। क्या हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और वापस जिन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? बिल्कुल ठीक। तो ये दो चीजें यहां पर आप देख रहे हैं। इसका मतलब है मोटे मोटे तौर पर जो आज आप पढ़ेंगे वो सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा समय तक सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। और ये सीक्रेट जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आज आप पढ़ने वाले हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन पे हमने बात कर ली, उसी प्रकार हमने रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखे, परंतु पूरी तरीके से उसको कहीं ना कहीं हमने नहीं समझा है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर बात करूंगा मैं भौतिक परिवर्तन की। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन साथियों, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। तो जब वस्तु के आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन क्या हो गई? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का आकार, वस्तु की अवस्था बदल रही है, अर्थात उसके भौतिक गुण बदल रहे हैं। और जिस अभिक्रिया में जब भौतिक गुणों में बदलाव आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान शब्दों के साथ लिखने की कोशिश करता हूं। वह परिवर्तन, क्योंकि हम यहां पर परिवर्तन देख रहे हैं, हम बदलाव देख रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है संसार के अंदर सारी चीजें बदलाव से ही चलती है। तो वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण जैसे उदाहरण के लिए आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है। आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो आकार या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और जब आप पदार्थ को वापस फिर से प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। तो यहां पर ये भौतिक परिवर्तन को आपने पढ़ा कि हम पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। तो पदार्थ के मूल गुणों में अर्थात उसके संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। मूल गुणों में या हम कह सकते हैं उसके संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और यही भौतिक परिवर्तन भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर यही भौतिक परिवर्तन जो है वो यहां पर भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें हमने बिल्कुल क्लियर कर ली कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं, और बहुत सिंपली इसकी डेफिनेशन को भी डिफाइन करने का काम कर लिया गया है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में बदलाव होता है, केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है। भौतिक गुण जैसे उसका आकार बदल गया, जैसे उसकी अवस्था बदल गई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास बर्फ का बड़ा टुकड़ा था, बर्फ का बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो रहा है। तो छोटे टुकड़ों में विभक्त हो रहा है पर है तो बर्फ ही, बर्फ से कुछ और तो नहीं बनाना। तो बर्फ का टुकड़ा बर्फ ही है। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, बल्ब जब जलता है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो वो
हमें रोशनी देता है, अर्थात अंधकार को दूर करके उजाले की ओर ले जाने का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बल्ब का जलना जो है वो भी कहलाएगा यहां पर भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक क्योंकि वापस आपने बंद कर लिया, तो जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे बल्ब वापस ऑफ हो गया, ऑन करोगे ऑन हो जाएगा, ऑफ करो अर्थात पहले वाले अवस्था को प्राप्त कर रहा है। पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं, और जब पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है इसका मतलब है कि वो कहलाएगा यहां पर भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये हमने पढ़ा, अर्थात पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ के मूल गुण, उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। यदि बदलाव होता है तो केवल उसके आकार में, बदलाव होता है तो उसकी आकृति और अवस्था में। बस यही पर यह कहना चाहूंगा भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में। अब विषय में बात करता है कि यह भौतिक परिवर्तन होता है, उसे ही कहा जाता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन को ही कहा जाता है भौतिक अभिक्रिया। और यहां पर बात करना चाहूंगा भौतिक परिवर्तन के गुणों पर। तो भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला गुण यही है कि भौतिक परिवर्तन में केवल आकार व अवस्था में बदलाव होता है। आकार व अवस्था में बदलाव हो सकता है, ये आप कह सकते हो। तो जब किसी वस्तु के आकार व अवस्था में बदलाव अर्थात परिवर्तन होता है, इसका मतलब है वो भौतिक परिवर्तन का पहला गुण है। भौतिक परिवर्तन का पहला गुण क्या हो गया? आकार व अवस्था में बदलाव। दूसरा गुण यहां पर बताना चाहूंगा कि यह जो परिवर्तन होता है, जो भौतिक परिवर्तन, वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। अस्थायी क्यों कहा गया? क्योंकि ये कुछ समय के लिए परिवर्तन कर देगा, पर याद रहे हमेशा के लिए परिवर्तन नहीं होता है, केवल कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है। इसीलिए मैं इसे कहना चाहूंगा कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन क्या होता है इस पर बात की। जैसे आपने बर्फ को पिघालकर पानी बनाया, तो क्या पानी से वापस बर्फ नहीं बन सकता था? बन सकता था। हाथ में पेपर था, फाड़ दिया, पेपर को फाड़ दिया, बस उसके टुकड़े विभक्त हुए। क्या पेपर की क्वालिटी, क्या पेपर के गुणों में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कहा कि यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। और हम पेपर को वापस जोड़ भी सकते हैं चिपका के, तो इसका मतलब हो गया वह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का दूसरा गुण, यह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है। अगर हम तीसरे गुण की बात करें तो पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और जब आप पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं साथियों, जब आप पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर आपने कुछ गुणों पर बात की। नंबर 1, आकार व अवस्था में बदलाव, परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है यह दो दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। इसका मतलब होता है कि यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। दोनों दिशाओं का मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का अर्थ हो गया कि दोनों दिशाओं में चल रही है, आगे भी चल रही है, पीछे भी आ रही है, तो इसीलिए इसको उत्क्रमणीय कहा गया। बिल्कुल ठीक। अब इन्हीं सारी चीजों को हम यहां पर समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। उदाहरण के लिए मान लिया कि मेरे पास जल है और इसी जल को मैं यहां पर फ्रिज में रखता हूं, तो ये बन जाता है बर्फ। और बर्फ को, आइस को वापस धूप में रखता हूं तो ये बन जाता है पानी। अब यदि हम बात करें तो यहां पर जल जो है वो द्रव अवस्था में है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यही बर्फ जो है वह कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो आप नंबर 1 कह सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। नंबर 1 ये कहा जा सकता है अवस्था में परिवर्तन हुआ। नंबर 2, यह अभिक्रिया दो दिशाओं में चल रही है। पानी से बर्फ बना, इसका मतलब अग्र दिशा में चल रही है, अग्र दिशा में चल रही है, आगे की ओर जा रही है। और वापस अगर मैं ये कहूं कि बर्फ से पानी बन रहा है, इसका मतलब प्रतीप, रिवर्स आ रही है। तो दो चीजें होती है, अग्र और प्रतीप। अग्र का मतलब होता है फॉरवर्ड, और यहां पर पीछे की ओर आना जिसको कहा जाता है प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता है रिवर्स। इसका मतलब है अभिक्रिया दो दिशाओं में चल रही है, और जब अभिक्रिया दो दिशाओं में चलती है उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब भी अभिक्रिया
दो दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है, फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब आगे की ओर भी जा रही है और वापस पीछे भी आ सकती है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है उत्क्रमणीय। तो यहां पर एक शब्द काम में ले लिया गया है और वो शब्द है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो बिल्कुल ठीक, तो यहां पर हमने अवस्था देखा, उत्क्रमणीय देखा, दो एग्जाम्पल आपने देख लिए, अवस्था में बदलाव हुआ, उत्क्रमणीय। अब तीसरा एग्जाम्पल, यहां पर पानी है, क्या पानी से बर्फ बना, तो क्या पानी के गुणों में कोई बदलाव आया, पानी के रासायनिक गुणों में या मूल गुणों में कोई बदलाव आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के मूल गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब मूल गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहां पर कह सकते हैं कि यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि मूल गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यह भी आपने देखा। साथ ही इसका मतलब आप यह भी कह सकते हो कि यह अभिक्रिया अस्थायी है, टेम्पररी है। बिल्कुल ठीक, तो अस्थायी और टेम्पररी अभिक्रिया है, इसका मतलब यह हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो भौतिक अभिक्रिया के अंदर ये सारे गुण इस एग्जाम्पल के अंदर कवर्ड हो रहे हैं, सारे गुण इसी एग्जाम्पल में कवर्ड हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा अवस्था में परिवर्तन हुआ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में चल रही है, मूल गुणों में परिवर्तन हो गया, यहां पर मूल गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और साथ ही साथ ये कैसी अभिक्रिया है? एक अस्थायी अभिक्रिया है, एक टेम्पररी रिएक्शन है, जिसके बारे में यहां पर हमने देखा। बिल्कुल ठीक साथियों, तो बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अब मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। और आज आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके ही यहां से निकलेंगे, क्योंकि पूरे विश्वास के साथ कहूंगा जो क्लास को एंड तक देखेगा उसको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा भी आएगा इसको। तो बिल्कुल जो अभी तक नहीं जुड़े उनको जोड़ दीजिए फटाफट से। और यहां पर भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल देखना चाहूंगा कि यह है बल्ब का जलना। तो जैसा कि आपने देखा, आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने पर आपने क्या देखा? बल्ब ऑन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमें यहां पर उजाला मिल रहा है, लाइट हमें चारों ओर मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? हम ये कह सकते हैं कि बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप इसको वापस बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, वो पुरानी वाली अवस्था में जा रहा है, वो पुरानी वाली अवस्था में जा रहा है। पदार्थ की मूल गुण में कोई बदलाव नहीं हुआ, और जब पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि बल्ब का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बात करना चाहूंगा फलों को काटना। फलों को काटना, देखो फल जब करते हैं तो उनका आकार जैसा होता है वो आकार अब नहीं रहता है, हम उसको शेप दे देते हैं, उसको एक नई डिजाइन दे देते हैं। इसका मतलब फलों को काटना जो है, फलों को काटना जो है, यहां पर फलों का आकार में बदलाव जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। ये देखो मोमबत्ती इतनी बड़ी है, बिल्कुल ये सभी बातें हमें बता रही है नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी की ओर जाएं, अंधकार को हटाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का काम करती है। जैसा कि शुरुआत में कहा था, विज्ञान देती है एक नई सोच और वैज्ञानिक सोच जो हमेशा सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहां पर आपने कहा मोम का पिघलना, तो ये मोमबत्ती जो है ये क्या करती है? ये मोमबत्ती जो है वो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। जब लाइट चली जाती है तभी इसकी महत्ता बढ़ जाती है, अंधकार होता है तब इसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो यहां पर आपने देखा कि मोम जो है उसका आकार बड़ा था, पर धीरे धीरे उसका आकार जो है वो छोटा होता जा रहा है, और आप अंतिम स्थिति में देखिए कि मोम जो है वो पिघल रहा है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल ठीक, तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार हमने बर्फ का पिघलना, यह भी एग्जांपल देखा कि बर्फ पिघलेगा तो पानी ही बनेगा। लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटा जा रहा है तो उसमें भी उसका आकार बदल रहा है। पेपर को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये आपने पढ़ लिया। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं। इट मींस आप पहुंच चुके हैं केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में, और केमिकल रिएक्शन की दुनिया में रासायनिक परिवर्तन जो है किसे कहेंगे यहां पर? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन
वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। तो जिसमें मूल गुण अर्थात पूरा का पूरा पदार्थ ही बदल गया, तो यहां पर जो है मूल गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो गई कि यहां पर हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है, इस परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है और पुराने वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है, और जब नया पदार्थ प्राप्त होता है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप पुराने वाले पदार्थ को, अतः हम पुराने पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो पुराने पदार्थ को या पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकते, तो पुराने पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एक नया पदार्थ मिला है, और जब नया पदार्थ मिला है इसका मतलब है कि वहां पर जो है वो रासायनिक परिवर्तन देखा गया है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें हमने क्या कहा, ध्यान दीजिए यहां पर, वह परिवर्तन या वह चेंजेस जिसके अंदर पदार्थ के मूल गुण का मतलब क्या हो गया? उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गया, और इस परिवर्तन में एक नया पदार्थ, एक न्यू सब्सटेंस आपको प्राप्त हो रहा है, नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि हम वापस पुराने वाले पदार्थ की ओर अगर रुख करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, पुराने वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो भौतिक परिवर्तन को कहा जाएगा भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो यही दोनों में मेजर डिफरेंस था जो आपने देखा है। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करता हूं रासायनिक परिवर्तन के गुणों पर। क्या गुण होते हैं रासायनिक परिवर्तन के? तो रासायनिक परिवर्तन के गुणों पर अगर मैं बात करूं तो इसका पहला गुण, रासायनिक परिवर्तन का पहला गुण, नया पदार्थ प्राप्त होता है। इट मींस जो पहले वाला पदार्थ था वो हमें नहीं मिल रहा है, हमें एक नया पदार्थ मिलेगा। कैसे मिलेगा? उस एग्जांपल से हम प्रूफ भी करने वाले। नया पदार्थ प्राप्त होता है। पहली बात, पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव आ जाता है, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन आ जाता है। और जब पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन आता है इसका मतलब है दोस्तों वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन आ गया, नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, और यह परिवर्तन जो है वो एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी को कहा जाता है परमानेंट। इसका मतलब है कि आप प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, आप प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह रासायनिक परिवर्तन का एक गुण माना गया है। बिल्कुल ठीक। तो प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आगे अगर बात करूं तो यह एक परिवर्तन का ऐसा है जिसमें एक ही दिशा में चलता है। इसका मतलब एक ही दिशा में अगर यह अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया को कहा जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाएगा। साथियों, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय में क्या अंतर है? यहां पर अनुत्क्रमणीय लिखा है, तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय में क्या अंतर है? तो उत्क्रमणीय रिएक्शन जो दो दिशाओं में चलती है, और जब वो दो दिशाओं में चल रही है इसका मतलब है वह उत्क्रमणीय है, और जब कोई अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है तो उसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है इस पर भी हमने विस्तार से बात कर ली। तो इसका मतलब है आप यहां पर एक नए पदार्थ को, एक नया सब्सटेंस आपको रासायनिक परिवर्तन में प्राप्त होगा, बिल्कुल नया पदार्थ प्राप्त होगा। साथ ही पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव हो जाएगा, और जब पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव होगा इसका मतलब है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। साथ ही हमने बात कर ली प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वापस पहले वाले को पदार्थ को अगर प्राप्त करना चाहे
है तो हम नहीं कर सकते। और बात करूंगा, यह अभिक्रिया केवल और केवल एक ही दिशा में चलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब यह हो गया कि रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं ये आपने समझा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा सारी चीजें इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान देना यहां पर, जैसा कि मैं बात करने वाला हूं कि मेरे पास दूध था और उस दूध से दही बना दिया मैंने, इस दूध से मैंने दही बना दिया। अब विषय ये आया कि दूध से दही बन गया, घर में थोड़ा सा दूध था और उसका दही बना दिया। देखा कि कुछ समय बाद ही मेहमान आए, तो ऐसे में दूध की आवश्यकता पड़ी। अब विषय यह होता है कि क्या मैं इस दही से दूध वापस बना सकता हूं क्या? क्योंकि मेहमानों को चाय पिलानी है, कॉफी पिलानी है। बिल्कुल ठीक, मेहमानों को ऑफर करेंगे। भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति यही कहते हैं, अतिथि सत्कार, अतिथि सम्मान। बिल्कुल ठीक, तो यह विकल्प नहीं हो सकता कि हम उनको बिल्कुल भी ऑफर नहीं करेंगे, हमें ऑफर करना पड़ेगा। तो जो दूध था उससे दही बन गया। क्या दही से पुनः दूध को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि दूध और दही में सारे गुण बदल चुके हैं। यह स्थायी परिवर्तन है, यहां पर गुणों में बदलाव आ चुका है। और जब गुणों में परिवर्तन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध खट्टा नहीं होता है पर दही खट्टा होता है। दूध एक द्रव्य पदार्थ है तो दही हल्का ठोसीय पदार्थ है, और साथ ही साथ उसके रंग में, उसके तापमान में परिवर्तन आता है। आप दूध को गर्म कर सकते हैं परंतु आप दही को गर्म नहीं कर सकते। दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने यहां पर देखा कि पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव हो गया, परिवर्तन स्थायी है, एक ही दिशा में चल रही है। इसीलिए मैं इसे कहूंगा अनुत्क्रमणीय, क्योंकि यह अभिक्रिया जो है वो केवल आगे की ओर जा रही है, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं, या हिंदी में कहूंगा अग्र अभिक्रिया। इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय उदाहरण है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रिया को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये यहां पर गुणों को देख रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया गुणों के साथ आपने समझी, तो रासायनिक परिवर्तन को ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरणों पर। तो साथियों याद रखना, एक ट्रिक देना चाहूंगा, जहां पर भी जलना शब्द काम में लिया जाता है, जहां पर भी जलना शब्द काम में लिया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि जलना इस बात का एग्जाम्पल है कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन रहा होगा। क्योंकि जब भी कोई पदार्थ जलता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक होगा, क्योंकि नया पदार्थ बनेगा। पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। उदाहरण के लिए बात करना चाहूंगा मोमबत्ती का जलना। देखो दो चीजें हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है यहां पर, और दोनों प्रश्न आपको तोहफे में देकर समझाने की कोशिश करता हूं। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पर याद रहे मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन यहां पर यह हो गया कि हम क्या कहेंगे, बत्ती जलती जा रही है, यह रासायनिक परिवर्तन है। आगे अगर बात करें यहां पर लकड़ी का, कागज का जलना, बिल्कुल जलेगा तो राख बन जाएगी, यहां पर एक नया पदार्थ बनेगा। जलने के बाद क्या वापस कागज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके गुणों में अब बदलाव आ चुका है, अब उसने क्रिया कर ली है, जलकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली, अर्थात नया परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब हो गया नया बदलाव, रासायनिक बदलाव कहेगा। लोहे पर जंग लगना, इसका मतलब हो गया कि यहां पर आप क्या कहोगे, लोहे पर जंग लगना। जंग लग चुका है, किस पर? लोहे पर। क्यों लगा? पानी और वायु के कारण, पानी और वायु की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगा। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और भी अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। दूध का दही बनना, यह भी एग्जाम्पल रहेगा किसका? यह भी रासायनिक परिवर्तन का। ऐसी चीजें जो स्थायी होती है, ऐसी चीजें जिसमें पुनः पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, तो अंत में फटाफट से इसका रिवाइज करवा देता हूं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो आपने पढ़ा है उसमें क्या क्या अंतर थे। फिर हम एक नई जर्नी की ओर चलेंगे दोस्तों। तो पदार्थ के केवल भौतिक
भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। देखो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना साथियों, क्योंकि इस प्रकार की टेबल से ही आपको उत्तर देने होंगे। परीक्षा में बूस्ट अप देने के लिए, आपकी तैयारी को और मजबूत देने के लिए, आपके सपनों को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए उत्कर्ष ने शुरू की है हर शनिवार महामैराथन क्लास। जितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है जोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे उनको फायदा मिलेगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जो बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनमें मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो टेबल के माध्यम से हमें उत्तर देना है। पहली बात तो पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार आदि में यदि परिवर्तन हुआ तो वो भौतिक परिवर्तन है। याद रहे रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में बदलाव है, रासायनिक गुणों में बदलाव है, इसका मतलब है कि वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा अंतर हमने कहा भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब टेम्पररी होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और कुछ भी फिक्स नहीं होता इसका मतलब है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है। जबकि रासायनिक की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन माना जाता है। कैसा परिवर्तन माना जाता है? स्थायी परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अंतर को समझने की कोशिश करें। अगर यहां लिख रहे हो कि ये अच्छा है तो यहां लिखना है ये बुरा है, इस प्रकार से अंतर देना है। जैसे कि हमने लिखा इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता पर इसमें हो रहा है, यह अस्थायी है तो यह स्थायी है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक में हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार के उदाहरण और साथ में अंत में बात कर ली जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद, लोहे पर जंग और दूध से दही। तो ये सारी जंग हमने जीत ली है और पढ़ लिया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। बात करूंगा मैं अब अगले टॉपिक की ओर और ले चलता हूं आपको केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन हमारा दूसरा टॉपिक है और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से, अब इस चीज को थोड़ा समझना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर, यहां पर दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर जो है वो यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जब एक नए पदार्थ का निर्माण होगा तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया के अंदर आप क्या देखोगे? इस अभिक्रिया के अंदर हम देखेंगे कि कुछ गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कुछ बदलाव देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, हम देखने वाले हैं कुछ बदलाव। और यही बदलाव जैसा कि हमने कहा कि जब आप किन्हीं दो चीजों को मिलाने का काम कर रहे हैं, जब आप किन्हीं दो चीजों को मिलाने का काम कर रहे हैं, मिलाने पर गैसों का उत्सर्जन होता है, मिलता है आपको एक नया पदार्थ, गैसों में बदलाव, नया पदार्थ, अवस्था में बदलाव। तो कुछ ऐसी ही चीजें आप देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए रासायनिक समीकरण पढ़ना पड़ेगा। और रासायनिक समीकरण क्या होती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम यहां पर अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। अब विषय ये आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे? लोहे पर जंग लगा, हम कैसे पहचानेंगे? दूध से दही बना, हम कैसे पहचान करेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है? याद रहे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के भी तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का पहला तरीका यह होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। और जब उसके अवस्था में परिवर्तन होता है इसका मतलब है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला सिग्नल आपको मिल गया है। आप कैसे पहचानेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है? पहचानने का पहला तरीका अवस्था
अवस्था में परिवर्तन, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है इसका मतलब यह हुआ कि वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा परिवर्तन अगर मैं बात करूं तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन अर्थात जब आप दो पदार्थों को मिलाने का काम कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है, क्या उस नए पदार्थ का रंग पहले से अलग है, इसका मतलब है वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि उसके रंग में बदलाव आया। जब पदार्थ के रंग में बदलाव आता है इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया थी। किसी पदार्थ की अवस्था बदल गई, वो पहले ठोस में था द्रव में आ गया, या हम ये कहे कि वह पहले ठोस अणु के रूप में, यहां पर ठोस से आकृति थी पर अब वो पाउडर की फॉर्म में है, इसका मतलब है कि उसकी अवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। हम वापस पहले वाले को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके रंग में बदलाव आया है, उसमें यहां पर हम ये कह सकते हैं ताप में बदलाव आया है, ताप में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर उसका चेंज हो गया। पहले टेम्परेचर कुछ और था और रासायनिक समीकरण के बाद उसका टेम्परेचर बदल गया, उसके तापमान में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब है वो रासायनिक अभिक्रिया का एक और तरीका। चौथा तरीका हम कह सकते हैं गैस का उत्सर्जन। तो ये गैस का उत्सर्जन का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो गैसें बाहर निकलती है, तो गैसों का बाहर निकलना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि वह कौन सी अभिक्रिया रही, वह रासायनिक अभिक्रिया रही। आपने देखा अवस्था में परिवर्तन, आपने देखा रंग में परिवर्तन, आपने देखा तापमान में परिवर्तन, आपने देखा गैस का उत्सर्जन। तो ये सारे परिवर्तन पहचाने जा सकते हैं। यहां पर ये सारी चीजें हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के क्या क्या तरीके होते हैं। हम कहेंगे सर ये तो भौतिक परिवर्तन में भी होता है, पर याद रहे नया पदार्थ बना, क्या पहले वाले पदार्थ को जैसे भौतिक परिवर्तन में भी ठोस से द्रव बना, पर याद रहे ठोस से द्रव बना पर वापस द्रव से ठोस बन रहा है, इसका मतलब है कि वापस बन रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। परंतु जब यहां अवस्था में बदलाव होगा तो वापस उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब यहां रंग में बदलाव आएगा तो वापस पहले वाले रंग की ओर नहीं जा सकते। जब रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होगा तो पहले वाले के तापमान को वापस हम नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि यही यहां पर डिफरेंस है। ये सारी अवस्थाएं आप जरूर सोच रहे होंगे कि भौतिक परिवर्तन में भी होता है, क्या डिफरेंस है फिर दोनों में, फिर तो दोनों समान हो गई। पर याद रहे एक सबसे मेजर डिफरेंस यही है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में कोई बदलाव नहीं आता है, पुनः पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वापस प्राप्त उसको हम नहीं कर सकते, उस पदार्थ के पूरे गुण बदल जाते हैं। बस यही आपकी समस्या का समाधान था जो मैंने कर लिया। आगे बढ़ते हैं और पहले परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों पहला परिवर्तन क्या है? पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। अरे अवस्था में परिवर्तन मतलब यह है कि उसकी अवस्था बदल गई। कैसे बदली, किस प्रकार बदली, इसको भी मैं समझाना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं कि मैग्नीशियम का दहन किया गया, मैग्नीशियम एक धातु है और इस धातु का दहन कर दिया गया, और जब मैग्नीशियम धातु का दहन कर दिया गया तो दहन करने के लिए जरूरत पड़ती है वायु की, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे देता हूं मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, और मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है, और यहां पर दहन का अर्थ होता है जलाना, और जलाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो यहां पर एक नया उत्पाद मुझे प्राप्त हो रहा है, और यह नया उत्पाद कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया गया, तो ये यहां पर क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर याद रहे हमें यहां पर जो चीज प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि अवस्था में कैसे बदलाव हुआ। हमें ना तो समीकरण से मतलब है और ना ही हमें किसी और चीज से, क्योंकि मुझे ये बताना है कि अवस्था कैसे बदली है। अवस्था का मतलब है पहले वो ठोस था, अब ठोस से वो कौन सी अवस्था में चला गया, किस प्रकार की अवस्था में चला गया, तो ये हमें देखना है। और इसे देखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करना चाहूंगा, और उस छोटे से प्रयोग से आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या कहना चाह रहा हूं और क्या नया पदार्थ बना, कैसे बना। क्या हम पहले
वाले को प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल छोटा सा प्रयोग आपकी सारी समस्याओं को दूर कर लेगा और आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वह समाधान क्या होगा, कैसे होगा। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का उत्कर्ष की प्रयोगशाला में हार्दिक स्वागत है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। इस चीज को प्रयोग के द्वारा आज हम सिद्ध करने वाले हैं। अर्थात मैग्नीशियम रिबन, जिसको मैग्नीशियम छड़ कहा जाता है, इसको जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार से हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए इस प्रयोग में हमें किस किस उपकरणों की या कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, पहले हम उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रयोग को करने के लिए इस कांच की छड़ के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए हमें पहले मैग्नीशियम रिबन अर्थात मैग्नीशियम की छड़ की आवश्यकता होगी। ये मैग्नीशियम की छड़ किस प्रकार की दिखाई देती है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैग्नीशियम की छड़ ले रखी है, उसका एक टुकड़ा ले रखा है। मैग्नीशियम छड़ को पकड़ने के लिए, इस मैग्नीशियम छड़ को हम किससे पकड़ेंगे, उसको पकड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फोर्सेप की। तो यहाँ पर फोर्सेप यहाँ पर उपयोग में लिया जाएगा, जो मैग्नीशियम छड़ को पकड़ने के काम आएगा। मैग्नीशियम छड़ को जब जलाया जाएगा तो जलाने पर, जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा उसे हम कहाँ देखेंगे? वॉच ग्लास पर देखेंगे। तो यहाँ पर कांच से बनी एक वॉच ग्लास का उपयोग लिया गया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसीलिए यहाँ पर बर्नर का उपयोग किया। तो ये सभी चीज़ें इस प्रयोग में उपयोग में आने वाली है। तो अब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, परंतु दोस्तों मैग्नीशियम रिबन को अर्थात मैग्नीशियम छड़ को जलाने से पहले उसे रेजमाल से साफ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि मैग्नीशियम छड़ को जब जलाया जाए तो उससे पहले जो है वह हम इसको रेजमाल से पहले साफ करेंगे, उसके बाद ही उसको जलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मैंने मैग्नीशियम छड़ या रिबन काम में ली है, उसको पहले साफ किया गया है रेजमाल से। और अब मैं इस मैग्नीशियम छड़ को अर्थात रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में इसको जला रहा हूँ। और जलाने पर आप क्या देखेंगे? तो बर्नर की सहायता से इस मैग्नीशियम छड़ को जलाया जा रहा है और जलाने पर आप क्या देखने वाले हैं? इस प्रकार से ये जल रहा है और जलने के बाद यहाँ पर आपको ऊष्मा दिखाई दे रही है। और वॉच ग्लास पे जो है वो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन के छोटे छोटे टुकड़े जो है, मैग्नीशियम रिबन के बिल्कुल छोटे छोटे कण जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो कि वॉच ग्लास के अंदर हम देखेंगे, तो ये वॉच ग्लास के अंदर यहाँ पर इसके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल जो है जलाने पर अर्थात मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में इसको जलाया गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉच ग्लास पर इसके बहुत ही छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की छड़ थी, जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो जलाने पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात एक नया पदार्थ बना। और जब नया पदार्थ बनता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह एक नया पदार्थ है और नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि मैग्नीशियम की छड़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, एक नया पदार्थ बनता है, इसीलिए इसको कहा रासायनिक अभिक्रिया। तो साथियों आपने यहां पर देखा है कि अवस्था में किस प्रकार बदलाव होता है, कैसे बदलाव होता है। जैसा कि आप देख चुके हैं यहां पर कि मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु थी, हमने धातु की छड़ ली और इस धातु की छड़ को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यदि साथियों अगर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह बात प्रूफ हो गई कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो छड़ जो कठोर अवस्था में थी वह बुरादे की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, चूर्ण अवस्था में हमें मिल रही है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को लिखा Mg, बिल्कुल मैगी खा लीजिए। और यहां पर ऑक्सीजन याद होगा आपको, ऑक्सीजन Mg मजा, और ऑक्सीजन यहां पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक। तो ये पहला तरीका आपने देख लिया, Mg याद कर सकते हो, जो आपको ट्रिक अच्छी लगे मैग्नीशियम की, ठीक है। Mg+O2 जलाने के लिए यहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ, बिल्कुल ठीक। दूसरा परिवर्तन मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको मैं बात करने वाला हूं, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में कैसे बदलाव आता है, ध्यान देना यहां पर साथियों। जैसा कि मेरे पास में कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब यहां पर ध्यान देना, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही, सर कॉपर सल्फेट क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन यहां पर, तो कॉपर सल्फेट इट मींस हो चुका है CuSO4, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन, विलयन का मतलब ये होता है कि उसको लिक्विड फॉर्म में, द्रव की अवस्था में यदि हम प्राप्त करते हैं, द्रव की अवस्था में प्राप्त करते हैं, इसका मतलब वो कहलाएगा विलयन। तो यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन आप देख रहे हैं, और इस कॉपर सल्फेट का विलयन क्या है? नीला। तो ये हमारे पास में एक परख नली है, और इस परख नली के अंदर विलयन मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट का, और इस कॉपर सल्फेट का रंग था नीला, नीला रंग था इस कॉपर सल्फेट का विलयन। याद रहे, इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मैंने लोहे की कील डाल दी, जब मैंने यहां पर लोहे की कील डाल दी, इसका मतलब यह हुआ कि लोहे की कील डालते ही कॉपर सल्फेट के रंग में बदलाव आता है। और जब कॉपर सल्फेट के रंग में बदलाव आता है, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि यहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, और उस रासायनिक अभिक्रिया के तहत लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। और जब उसको रासायनिक अभिक्रिया में हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसका रंग भी बदल गया, और जब उसका रंग भी बदल गया, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम कहेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन, इस कॉपर सल्फेट के विलयन जो कि नीले रंग का था, और इसमें मैंने डाल दी लोहे की कील। ये लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए इस कॉपर को यहां से गायब कर लेगा। और जब ये इसको गायब कर लेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये Cu बाहर निकल गया, रासायनिक अभिक्रिया में Cu को विस्थापित कर लिया गया। अरे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहां पर कह सकते हैं Fe आयरन इस Cu से ज्यादा क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील था, ज्यादा मजबूत है, और जब कोई मजबूत आता है तो कमजोर को हटाता है। परंतु हमें यह नहीं पढ़ना है कैसे हटाता, क्यों हटाता, मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि यहां पर बदलाव हुआ तो किसका हुआ? रंग में बदलाव हुआ, नीला रंग बन चुका है हरा रंग। ऐसा क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया थी। आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हो, आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? रंग में जब बदलाव होगा, नीला रंग पहले था, कील डालने पर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ लोहे की कील डालने पर कि उसका रंग बदल गया, और उसका रंग नीले से हल्का हल्का हरा होता गया, धीरे धीरे नीला रंग कम होता गया और वह हरे रंग की ओर बढ़ता गया। इसका मतलब है कि नीले रंग ने वहां पर अपनी जगह को हटा के हरे रंग में बदल दिया। तो यह रंग में बदलाव क्या कहलाएगा? यहां पर यह बताने की कोशिश करेगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और इसको समझाने के लिए भी मैं फिर से एक बार छोटा सा प्रयोग करूंगा, और इस प्रयोग से यह दूसरी चीज भी क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार रंग में बदलाव आता है। हल्का हल्का बदलाव आएगा, पर वो हल्का हल्का बदलाव समय जरूर लगता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें समय लगता है, परंतु एक छोटे से प्रयास से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। बिल्कुल ठीक। तो तैयार रहिए दोस्तों। हमारे पास में कॉपर सल्फेट एक पात्र के अंदर है, कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, जो इस पात्र में है। यह कॉपर सल्फेट कैसा दिखाई देता है? तो यह जो कॉपर सल्फेट है यह कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, अर्थात इसका जो रंग है वह कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। इस कॉपर सल्फेट को जल में डालकर इसका विलयन तैयार किया जाता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह किस प्रकार से दिखाई देता है? तो वह इस पात्र में हम देख सकते हैं कि यह एक कॉपर सल्फेट का विलयन है जो इस पात्र में आपको दिखाई दे रहा है।
ये जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग कैसा है? नीला रंग है। जब इस कॉपर सल्फेट में या इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो ये मेरे पास एक लोहे की कील है। यह लोहे की कील जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो इसका क्या परिवर्तन होगा वो हम देखेंगे। तो जैसा कि ये लोहे की कील है जो मैंने यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दी, अब हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद ही यह जो नीला रंग है यह धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। किस रंग में परिवर्तित होगा, क्या बनेगा, ये आप देखेंगे। कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जो कील डाली थी, इस कील के डालने के बाद जो कॉपर सल्फेट के रंग में बदलाव आया वह किस प्रकार बदलाव आया। अर्थात पहले रंग था नीला और अब यह रंग हो चुका है हरा। अर्थात क्या देखने को मिला कि लोहे की कील ने कॉपर का स्थान ले लिया। तो जो पहले नीला रंग था वह अब किस रंग में बदल चुका है? हरे रंग में बदल चुका है। तो नीले रंग का हरे रंग में बदल जाना, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? रंग का परिवर्तन हुआ। और इससे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो यहां पर इस प्रकार से आपने देखा कि रंग में परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाएगा। पहला तरीका अवस्था में परिवर्तन, पहला तरीका अवस्था में परिवर्तन। अरे आपका दूसरा परिवर्तन जो है वो होगा रंग में परिवर्तन। और आपने देखा है कि किस प्रकार एक विलयन में किसी पदार्थ को, किसी धातु को हमने डाला तो यहां पर रंग अपने आप बदल गया। रंग का बदलना ही कहलाएगा यहां पर रंग में परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। बात करना चाहूंगा यहां पर तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब होता है टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके तापमान में परिवर्तन आ जाता है, उसका ताप बदल जाता है। और तापमान का बदलना, टेम्परेचर का बदलना, और टेम्परेचर का बदलना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की ओर संकेत करेगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या कर लिया हमने, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका उपयोग बैटरी और सेल में होता है, जिसे कहा जाता है अम्लों का राजा। तो यहां पर ये अम्लों का राजा है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाएगा अम्लों का राजा। बिल्कुल ठीक। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अम्लों का राजा कहेंगे, और इस अम्लों की राजा में जो कि एक लिक्विड है तनु का मतलब होता है उसमें जल की मात्रा अधिक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु अर्थात उस विलयन में जल की मात्रा अधिक है, इसीलिए उसको तनु कहा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा है यहां पर। और इस अम्लों के राजा में दानेदार जिंक डाला। और जब आपने दानेदार जिंक डाला, इसका मतलब यह है कि ये जो जिंक है वो जिंक जो है वो H2 को हटा देगा। जिंक यहां पर H2 को हटा देगा। इसका मतलब है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन आ गया। और तापमान में परिवर्तन आ गया क्योंकि जब ये प्रक्रिया हुई तो यहां पर कुछ गैस बनी, ज्वलंत गैस बनी, उसका टेम्परेचर बदला, ये गर्म हो गया, गैसें बाहर निकलने लगी। इसका मतलब है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो बदलाव हुआ वो तापमान में बदलाव हो गया। ये तीसरा बदलाव। उसी प्रकार चौथा बदलाव, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, याद रहे कि उसमें गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। जैसा कि आपने उदाहरण के लिए देखा कि जब हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब आपको बता दिया गया कि जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है। और ये इसी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है जिसे अम्लों का राजा कहते हैं, जिसका उपयोग सेल और बैटरी में किया जाता है। और यहां पर हमने डाल दिया दानेदार जिंक। तो आपने देखा होगा ये जिंक जो है वो H2 को हटा रहा है। और जब ये जिंक H2 को रिमूव कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बात यहां पर सार्थक हो गई। गैस का उत्सर्जन, और हाइड्रोजन एक क्या है? गैस है। इसका मतलब है ये गैस बाहर निकल रही है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहां पर गैस का उत्सर्जन आपने देखा। और वो गैस जो बाहर निकल रही है वो गैस है हाइड्रोजन
गैस, वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना दोस्तों, तो मैं सिर्फ यही बात बताने के लिए आया था कि दो चीजें जो हमें क्लियर करनी थी और दोनों चीजें बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक हमने लगा लिया। आज भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है साथियों, इतनी बात ध्यान रखना। अंत में यही कहूंगा, भौतिक परिवर्तन जिसमें केवल उसका आकार बदल रहा है, मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं आ रहा, पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है। दो दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया। बात करो रासायनिक अभिक्रिया की, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, एक ही दिशा में चल रही है। साथ ही साथ आपने यह भी कहा जब वो एक दिशा में चल रही है, नया पदार्थ बनता है, पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण आपके ध्यान में आ रहे, वो सारे उदाहरण देख लेना कि कौन से भौतिक है, कौन से रासायनिक है। ये सफर यहीं तक नहीं चलेगा दोस्तों, आगे भी बढ़ेंगे हम। और बात करना चाहूंगा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, चार चीजें, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। चारों चीजें आपने देखी और बिल्कुल क्लियर कर गए हम कि वो चार चीजें कौन कौन सी थी जो हमने पढ़ी। तो आपने यहां पर अवस्था में परिवर्तन में मैग्नीशियम का उदाहरण ध्यान रखना, मैग्नीशियम का एग्जांपल याद रखना। रंग में परिवर्तन, कॉपर सल्फेट का विलयन, नीला था, लोहे की कील डाल दी, रंग बदल गया। उसी प्रकार तापमान और गैस में, रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान बदलता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान बदलता है और गैस का होता है उत्सर्जन। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज आपने पढ़ी। अंत में बस मैं यही कहने वाला हूं आपको कि अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे और सैटरडे को मिलेंगे, पर मजा आना चाहिए जब हमारे दूसरे साथी भी इस कक्षा का पूरा लाभ ले। ये लाभ केवल आपने लिया, अपने तक रखा। ज्ञान वो होता है जो दूसरों को शेयर करने पर बढ़ता है। तो आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको लाभ मिलेगा। वो दूसरा व्यक्ति जिसको आपने सजेस्ट किया कि क्लास देखना, तो वो देखेगा तो उसका भी फायदा होगा। कुछ ना कुछ घर बैठे बैठे, कुछ खोया नहीं पर कुछ पा तो सके। तो दोस्तों यहां पर जो है ध्यान देना, जो बात मैंने आज को आपको बताई है, तो अगली क्लास में हम इसी के आगे शुरू करने वाले हैं। तो इसके आगे की जो जर्नी होगी वो जरूर देखना। और हम फिर मिलेंगे आपसे, शनिवार को मिलेंगे और शनिवार को वही जोश, वही उत्साह और एक नया टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अंत में यही कहूंगा, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है दोस्तों। तो ये तिनका तिनका, ये शनिवार की तिनका तिनका वाली क्लास जो है वो ध्यान देना, आपके जीवन के बदलाव के क्षण बन जाएंगे। आपको लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और विज्ञान हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मन में वो जुनून, वो उत्साह जगाने का काम करेगी। थोड़ा 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 जो आप आज प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयास आपका कल बन जाएगा और उसी प्रयास में आप बहुत खुश होंगे दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों। फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। हर शनिवार इसी समय आपसे मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।